रहने दे बेटा, माँ को छोड़, तू तो जा अपनी बीवी की ही तीमारदारी कर। ठहरा जो जोरू का गुलाम, राजमोहन जी ने बहुत धीमे से दांत दबाकर कहा था, लेकिन फिर भी अंत का शब्द जोरू का गुलाम सुमित के कानों में पड़ ही गया। पत्नी आनंदी के साथ सुमित का हंसी ठिठोली करना, बैठकर बातें करना, अपने 4 माह के पुत्र मनु को गोदी में उठाना, उसको दुलार करना, सब बातें पता नहीं क्यों पिताजी को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। अगर कभी आनंदी उसे फोन लगा लेती थी, कोई बात कर लेती थी, तब भी ताने ही की शिकार होती थी। इतना भी क्या बात करने का शौक चढ़ा है तुम्हें? अपने कब्जे में रखना चाहती हो? अपने पति को ऑफिस में भी चैन नहीं लेने देती। सुमित ने सोचा, आनंदी को आज बाहर घुमा लेता हूँ। ऑफिस से उसने आनंदी को फोन किया था। आनंदी, शाम को रेडी रहना, हम लोग फिल्म देखने चलेंगे। शाम को जैसे ही सुमित घर में घुसा, देखा माँ करा रही थी। आनंदी उनकी सेवा टहल में लगी हुई थी। सुमित ने पूछा, अरे क्या हुआ माँ को? सुबह तक तो ठीक थी। और आनंदी, तुम भी अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई हो? इतनी मुश्किल से मूवी का टिकट बुक करवाया है मैंने, ना चाहते हुए भी उसके मुंह से निकल पड़ा था। सुमित का तो बस इतना कहना था कि घर में कोहराम मच गया था। हाँ हाँ बहू, तू जा, तैयार हो जा। मेरा क्या है, बुढ़ापे का शरीर है, कुछ न कुछ कष्ट तो लगा ही रहेगा। तू जा, पिक्चर देखा, वो ज़्यादा ज़रूरी है। हम तो अपने ज़माने में कभी कोई पिक्चर नहीं देख पाए। बस पूरी जिंदगी यही चूल्हा चौका सबकी तीमारदारी में बीत गई। आनंदी की सासू माँ सुलोचना जी की बरबर शुरू हो गई थी। आनंदी ने माँ के हाथ में गरम हल्दी का दूध का गिलास पकड़ाते हुए धीरे से कहा, सुनिए जी, आज रहने देते हैं, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। और किचन में वो वापस चली गई थी। सुमित का दिमाग भन से ठनक उठा। वह अच्छे से जानता था कि अचानक माँ की तबीयत क्यों खराब हो गई। मूवी का टाइम निकल जाने के बाद माँ एकदम चंगी हो जाएगी, उसे यह बात मालूम था। जाने क्यों माता पिताजी को मेरे अपनी ही पत्नी के साथ मिलना जुलना, हंसना बोलना अच्छा नहीं लगता। इतना काम करती रहती है आनंदी, सुबह से छोटा बच्चा भी तंग करता है, फिर भी दौड़ दौड़ के माँ पिताजी के सभी कार्य करते रहती है। अगर मैं उसकी थोड़ी सी सहायता कर देता हूँ तो जोरू का गुलाम। अगर उसकी तबीयत खराब है, मैंने उसे दवाई निकाल कर दे दिया, पानी का गिलास भर के उसके हाथों में पकड़ा दिया, तो जोरू का गुलाम। सबको गर्म रोटी खिलाने के बाद जब आनंदी अकेले खाना खाने बैठती है, मैं उसके साथ बैठ जाता हूँ, तब भी माँ पिताजी ऐसे ही बोलते हैं कि तुम तो जोरू का गुलाम बन गए हो। रात में मनु के तंग करने पर मैं अगर उसे गोद में लेकर बरामदे में घूमने लगता हूँ ताकि आनंदी की नींद ना टूट जाए, वह चैन से थोड़ी देर तो सो ले, तब भी लोग यही कहते हैं कि जोरू का गुलाम बन गए हो। बेचारी आनंदी दुखी हो जाती है सुन सुनकर। उसे ऐसा लगता है जैसे जोरू का गुलाम एक इल्जाम है जो उसके कारण मेरे ऊपर लगाया जाता रहता है। अरे भाभी जी, सुमित भैया पर क्या जादू कर दिया है आपने? हमें भी सिखा दीजिए। सुमित के मित्रों की पत्नियां अक्सर आनंदी को छेड़ती थीं। घर पर कोई दावत होने पर सुमित आनंदी के साथ हर काम में लगा रहता था। माँ सारे रिश्तेदारों के सामने एकदम खींच कर कह देती थी, प्रभु जाने, अनोखी शादी है इन लोगों की, इसके और अनोखी की पत्नी मिली है, इसे पता नहीं पूरे खानदान पे किस पे गया है, पक्का जोरू का गुलाम हो गया है। देखो ना कितना अपने बीवी के पीछे पीछे घूम घूम कर काम कर रहा है। सुमित को तो सुनकर थोड़ा हंसी आता था, लेकिन आनंदी का मन बुझ जाता था। अरे तुम ध्यान मत दिया करो आनंदी ऐसी बातों की तरफ, जिसका जो कहना है कहते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह हमेशा आनंदी को यह कहकर समझाते रहता था, अगर पत्नी पति का और पूरे घर का ख्याल रख सकती है तो पति को भी तो पत्नी का ख्याल रखना ही चाहिए। इसमें गलत या मखौल उड़ाने की कौन सी बात है? सुमित कहा। पर आनंदी ने कहा, आपको लोग कहते हैं जोरू का गुलाम, लेकिन यह सब सुन सुनकर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं अपने पति से कितना काम करवाती हूँ। जैसे सास ससुर का घर का काम कर कर के मैं अधमरी हुए जा रही हूँ। आनंदी बेचारी दुखी होकर कहती है। आनंदी अब सुमित को खुद से दूर करने की कोशिश करने लग गई थी। कोई भी काम करते आता तो झगड़ा करने लग जाती थी उससे। अब वह उससे ठीक से बात भी नहीं करती थी, चिढ़ कर जवाब देने लगती थी उसी किसी भी बात का। अपनी कोई भी समस्या उसे नहीं बताती थी। मनु को ज़्यादा से ज़्यादा
अपने पास रखने लगी थी, क्योंकि माँ हमेशा सुमित को गोद में मनु को देखकर ताने मारती थी। क्या बहू, बेटा बेचारा थका हारा ऑफिस से आया नहीं कि तुमने उसे बच्चा थमा दिया। सुमित आनंदी में हो रहे इस परिवर्तन को महसूस कर रहा था और क्षुब्ध हो रहा था कि कैसे अपने ही माता पिताजी को समझाए और कैसे अपनी पत्नी को समझाए। तेरे पिताजी तो कभी मेरे पास बैठकर मेरा हालचाल तक नहीं पूछते थे, सुलोचना जी ने कहा। ना ही कभी मैंने उनसे अपनी कोई सेवा करवाई। तू छोटा था तो क्या मजाल जो कभी तुझे नहला धुला दे या खाना खिला दे। रात भर मैं सो नहीं पाती थी। तू इतना परेशान करता था, पर कभी तेरे पिता को मैंने नहीं कहा कि तुझे सुलाने या चुप कराने के लिए। अपने ही काम में लगी रहती थी मैं, और घर का सारा काम खुद अकेले करती थी। सुमित बोला, क्यों नहीं कहा माँ आपने? क्यों नहीं कहा था कि आज बताइए ना, सोचकर सही कारण बताइएगा। सुमित भी आज कुछ ठान चुका था। अरे क्यों का क्या कारण बताओ? पत्नियों का यही सब तो काम होता है कि घर के काम करे, बच्चों को संभाले। तब कोई क्यों इल्जाम लगाएगा? इल्जाम लगाने की गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी। माँ ने भी तैस में आकर सुमित को बोल दिया और आनंदी को भी सुनाना चाह रही थी। पिताजी आप ही बताइए, माँ ने यह सब काम आपसे कभी क्यों नहीं कहा? सुमित ने अपने पिताजी से पूछा। क्योंकि यही इसका धर्म था। और आपका धर्म? हम पतियों का धर्म क्या है पिताजी? आदेश देते रहना, आदेशों का पालन करवाते रहना। क्या माँ की इच्छा नहीं होती होगी कि उनकी तबीयत खराब होने पर आप उनके पास बैठ ख्याल करें, जैसे माँ आपकी तबीयत खराब होने पर करती हैं? क्या माँ की इच्छा नहीं होती होगी कि आप उन्हें कभी कभी अपने साथ अकेले बाहर घुमाने फिराने ले जाएं? होती होगी पिताजी, परंतु वह कहने से डरती रहीं। अपने पति से, जिसके साथ उनका पूरा जीवन बन गया था, उससे ही अपने दिल की बात छुपाती रहीं, संकोच और डर के कारण कि दुनिया क्या कहेगी, परिवार क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। अफसोस तो इस बात का है कि अगर माँ ने कभी कहना चाह कर भी कुछ नहीं कहा, तो पिताजी ने भी कभी नहीं समझा इस बात को। आज इतनी उम्र हो जाने पर भी माँ ही पिताजी का ख्याल रखती हैं, पिताजी कभी नहीं रखते। माँ की तबीयत खराब होने पर पिताजी कभी उन्हें दवाई नहीं दे सकते। आप लोगों की इस गलती को मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं दोहराना चाहता हूँ। मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ और अपनी पत्नी के साथ काम करवाना मुझे कोई शर्म नहीं लगती। घूमना फिरना इसमें बुरा ही क्या है? जो आप लोग हमेशा नाराज़ रहते हैं इस बात को लेकर और सारा इल्ज़ाम आनंदी पर लगाते हैं कि आनंदी ने अपने पति को अपने वश में रखा है। माँ, अगर आप पिताजी के साथ कभी मूवी देखने नहीं गई तो क्या खानदान की परंपरा बन गई है और आनंदी भी नहीं जा सकती है मेरे साथ? वह जाएगी माँ, और ज़रूर जाएगी। आप लोगों का भी मन हो तो साथ में चलिए। चलो आनंदी, तैयार हो जाओ। इतना सोचोगी तो कभी ज़िंदगी नहीं जी पाओगी। कोई ना कोई इल्ज़ाम तुम पर लगाता ही रहेगा और बस यूं ही ज़िंदगी कट जाएगी, समझी? मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। और यह कहता हुआ सुमित बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद ही आनंदी के न आने पर वह जोर जोर से कार का हॉर्न बजाने लगा। अचानक उसने देखा आनंदी अकेले नहीं आ रही थी, उसके साथ माँ और पिताजी भी थे और छोटा मनु पिताजी की गोद में चढ़ा बैठा था। यह सब देख चकित सुमित जल्दी से उतरकर पिताजी के लिए कार का दरवाज़ा खोलने लगा। अरे बेटा, तूने सच कहा, जो बात होना चाहिए था नहीं हो पाई, लेकिन अब हो सकती है। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कभी कि तेरी माँ के लिए मुझे यह सब करना चाहिए। गलत परंपराएं चली आ रही थी। मेरा यह सोचना था कि बेटा बहू ज़्यादा घुल मिल जाएंगे तो हम लोगों की तरफ ध्यान देना बंद कर देंगे, इसलिए आनंदी बहू पर तेरे जोरू का गुलाम होने का इल्ज़ाम लगाते रहते थे। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना? मैं एक हाथ से मनु को गोद संभालते हुए और एक हाथ से माँ को सहारा देकर कार में बिठाते हुए पिताजी की बात सुनकर माँ हंसने लगी। चलिए, अब आपकी बारी है जोरू का गुलाम बनने की। यह सुन सुमित भी आनंदी के साथ हंसने लगा और सब मिलकर मूवी देखने चले गए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।